नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे को हजारों करोड़ की एक बड़ी सौगात दी। बता दें कि पीएम ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रोड ओवरब्रिज अंडरब्रिज की आधारशिला रखी है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में गोमती नगर समेत तमाम स्टेशनों का भी उद्घाटन किया है। तस्वीर आपके सामने है। लखनऊ, कन्नौज और बांदा, प्रतापगढ़, पीलीभीत, लगातार यहां पर प्रधानमंत्री की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से यहां पर बड़ी सौगातें दी जा रही हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में भी यहां पर रेलवे कॉरिडोर समेत कन्नौज में भी यहां पर रोड की सौगात दी गई है। बांदा की अगर बात करें तो बांदा में भी यहां पर करोड़ों की सौगात दी गई है। प्रतापगढ़, पीलीभीत में भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए मुख्यमंत्री भी इस प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल है और यहां पर भी रेलवे कॉरिडोर का ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की आपको बता दें कि कई बड़ी सौगात देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और ये 5 तस्वीर भी आपके सामने है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात देते हुए यहां पर नजर आ रहे थे। तो ये आपको बता दें कि 54 रोड ओवरब्रिज का भी उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज रेलवे के ऐतिहासिक दिन को लेकर के भी यहां पर एक बड़ी सौगात दी गई है। के लिए एक विशेष दिन है आज का कि आज गोमती नगर रेलवे स्टेशन एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में बनकर तैयार हुआ है और आज उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी और साथ ही साथ मैं अपने रेल मंत्री इनको भी बधाई देता हूं। और जिस मनोयोग के साथ हमारे रेलवे के अफसर्स और अन्य कर्मियों ने इस गोमती नगर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, और सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे कन्नौज रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत इसका जीर्णोद्धार का एक कार्यक्रम है और भविष्य में यहाँ के ऊपर जो एक रेलवे स्टेशन का पूरा दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी और एक आधुनिकता का यहाँ के ऊपर पूरा सम्मिश्रण करते हुए और विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है उसकी दृष्टि से ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल इसका लुक एयरपोर्ट के जैसा होगा। चाहे चिलबिला स्टेशन हो, चाहे जगेसरगंज, कई सारे स्टेशन प्रतापगढ़ के भी बड़े पैमाने पे अमृत भारत में शामिल करके उनका पुनरुद्धार किया गया है और नए रूप में उसको रूपरेखा दिया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2017 के पहले का रेलवे स्टेशन और आज का रेलवे स्टेशन कितना परिवर्तित हुआ है। इससे कि माननीय देश के प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि और पारदर्शिता तरीके से इस कार्यक्रम को लोगों को आज उस स्टेशन को समर्पित किया गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कल के मतदान को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। बीजेपी के 8 प्रत्याशी यहां पर जीत दर्ज करने जा रहे हैं। हमने आपस में बातचीत करके जो संख्या विधानसभा का संख्या बल है उसका आकलन हमने किया है। हमारे पास नंबर है और हमने 8 हमारी पार्टी ने 8 प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो मुझे विश्वास है कि हम लोग हमारी पार्टी 8 के 8 प्रत्याशी बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। सर, आज बैठक भी आज विधानमंडल दल की बैठक है। तो विधानमंडल दल की बैठक चुनाव से पहले हम लोग तैयारी कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं और आपस में बातचीत, मतदान की प्रक्रिया, सारे विषयों पर हम लोग उस पर चर्चा, हमारे विधानमंडल दल के नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी और जो लोग इस व्यवस्था को देखते हैं, मुख्य सचेतक जी, वो आपस में सभी लोगों से, एनडीए के जो हमारे घटक दलों के माननीय विधायक हैं, सबसे बातचीत करके किस समय जाना, क्या करना, कैंडिडेटों का आवंटन, सारी प्रक्रिया को आज पूरा करेंगे। तो लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे आपको अपडेट करवाएंगे। राज्यसभा चुनाव पर राजा भैया का एक बयान निकल करके सामने आया है। जनसत्ता दल का वोट बीजेपी को जाएगा, बड़ी जानकारी। चुनाव के समय सभी संपर्क करते हैं, ये बयान निकल करके सामने आया है।
बड़ी जानकारी राज्यसभा चुनाव पर राजा भैया का एक बड़ा बयान। चुनाव के समय सभी संपर्क करते नजर आते हैं। जनसत्ता दल का वोट बीजेपी को जाएगा। कल राज्यसभा चुनाव है और आज इसी चुनाव को लेकर लगातार ये बयान निकल करके सामने आया है। इसी बीच में राजा भैया का एक बयान निकल करके सामने आया है। उन्होंने बोला है कि जनसत्ता दल का जो वोट है वो बीजेपी को जाएगा। चुनाव के समय में सभी संपर्क करते नजर आते। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? सर, प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहें? जी बिल्कुल। तो राज्यसभा चुनाव पर राजा भैया का ये बयान कई मायनों में खास रहने वाला है। किस तरफ ये संदेश अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। राजा भैया ने कहा है कि चुनाव के समय सभी लोग संपर्क करते हैं। जनसत्ता दल का वोट बीजेपी को ही जाएगा। तो आपको बता दें कि यहां पर राजा भैया का बयान कई मायनों में खास रहने वाला है। हमारे साथ राजेंद्र कुमार मौर्य बीजेपी के विधायक जुड़ चुके हैं। राजेंद्र कुमार मौर्य जी, जनता टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र कुमार मौर्य जी, सारे ये जो आपके पाले में जिस तरह से ये गेंद गिर रहा है, राजा भैया का एक बयान सामने आता है। वो ये कहते हैं कि जनसत्ता दल का जो वोट है वो बीजेपी को जाएगा। किस ओर संदेश है? जी, निश्चित शुभ संकेत है। मैं उनका हृदय से स्वागत वंदन करता हूँ। राजा भैया जी बहुत ही एक सुलझे हुए राजनेता है। पार्टी उनका स्वागत करती है। उन्होंने निर्णय लिया दल के साथ रहने के लिए, स्वागत वंदन है। राजेंद्र कुमार जी, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय सभी लोग संपर्क करते हैं, लेकिन जिस तरह से एक बयान उनका ये भी सामने आया है कि जो भी जनसत्ता दल है उनका जो भी वोट राज्यसभा में जाएगा, 8 प्रत्याशी जो है वो जीतेंगे और जो भी बीजेपी की तरफ ही उनका वोट जाएगा। जी, मैंने कहा ना, स्वागत योग्य उनका कदम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र कुमार मौर्य जी जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जनसत्ता दल का वोट बीजेपी को जाएगा। राजा भैया की ओर से एक बयान निकल करके सामने आया है, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। और आपको बता दें कि खास तौर पर अपने आप में ये बड़ा संदेश देते हुए कल राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और इसी चुनाव को लेकर यहां पर जनसत्ता दल यहां पर का वोट बीजेपी को जाएगा। राजा भैया की तरफ से एक बयान निकल करके ये सामने आया है। चुनाव के समग्र सभी संपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लखनऊ से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जनसत्ता दल वोट बीजेपी को जाएगा। राजा भैया की ओर से ये बयान निकल करके सामने आया है। ये बयान अपने आप में कई मायनों में ये खास रहने वाला है। कल राज्यसभा का चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले ये बयान निकल करके सामने आना। चुनाव के समय सभी संपर्क करते हैं, लेकिन इससे पहले की राजा भैया का ये बयान। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए ब्याज तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया है। इससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने इस मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था। हालांकि यहां से मुस्लिम पक्ष को निराश ही हाथ लगी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के ब्याज तहखाने में हिंदुओं की पूजा का अधिकार भी सुरक्षित रखा है। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है
वो नियमित रूप से चलती रहेगी। उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को पावर है, जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। जी, आज कोर्ट रूम में लॉर्डशिप ने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन जो कि मुस्लिम साइड ने डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ दाखिल की थी, उसमें इन्होंने आज फैसला सुरक्षित रखा था। आज उन्होंने फैसला प्रोनाउंस किया है, जिस फैसले के आधार पर उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है, पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा है। उसमें यह कहा है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को बलहीन माना गया है और उसको खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पूजा जैसे वहां चल रही है जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर किया गया उस प्रॉपर्टी का तहखाने का वो चलता रहेगा। जब से मंदिर बना है तब से यहाँ दर्शन पूजन होता आ रहा था। औरंगजेब ने मतलब ज्ञानवापी मंदिर को विध्वंस किया, उसके बाद भी यहाँ पे 1993 तक दर्शन पूजन होता आ रहा था। किसी मतलब राज्य सरकार की गलती की वजह से यहाँ पे दर्शन पूजन रुक गया था। लेकिन इस वक्त वर्तमान में हाईकोर्ट से हम लोग को इजाजत मिल गई है दर्शन पूजन की, तो इसमें क्या गलत है? हमारा नीचे मंदिर है, हमारा मंदिर है, हम मंदिर में पूजा नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे? इनके मस्जिद में जाके तो पूजा नहीं करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति माननीय राजीव रंजन अग्रवाल जी का यह फैसला सराहनीय है। हिंदू समाज के लिए जो है एक टर्निंग पॉइंट है, मील का पत्थर है। हम सभी हिंदू समाज के लोग हर्षित हैं। अपार खुशी हो रही है। डाउट तो बिल्कुल था ही नहीं मन में कि ये अब बंद होगा, क्योंकि पूजा पाठ तो शुरू हो ही चुका था। 93 तक तो हुआ ही था और फिर बीच में बंद कर दिया गया था प्रशासन द्वारा ही। वो पूजा एकाएक बंद किया गया था, अब शुरू हो गया है, तो अपार खुशी हो रही है। और ये जीत मैं कहूँगी सारे सनातनियों की जीत है, सभी हिंदुओं की जीत है, क्योंकि ये जीत होना बहुत सत्य तो जीतता ही है। उच्च न्यायालय के मुहर के बाद आज पूरा समाज इतना गदगद है क्योंकि मैं इसी के लिए तीर्थप्रयाग में रुका हूँ। मेरा अनुष्ठान चल रहा है, शिवरात्रि तक मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ बाबा विश्वनाथ की स्थापना करके काशी विश्वनाथ मंदिर निर्माण के लिए। आज मैं इतना गदगद हूं महाराज कि मैं एक बार फिर से लेट की गंगा की परिक्रमा यहीं से अपने शिविर से गंगा तक करूंगा और दीप प्रज्वलन करूंगा, हवन करूंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, रात्रि जागरण करूंगा, क्योंकि आज मेरी आस्था को बल मिला है, मेरे विश्वास को बल मिला है, मेरी श्रद्धा को बल मिला है। अन्याय पराजित हुआ है, असत्य पराजित हुआ है। निष्ठा के साथ पूरे देश में आज उल्लास का विषय है। कोर्ट के फैसले को हर समुदाय को सम्मान करना चाहिए, लेकिन सिर्फ मुस्लिम पक्ष ऐसे हैं जो लगातार संवैधानिक प्रक्रिया को भी धज्जी उड़ाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से व्यास जी तहखाने में पूजन चल रहा है उसको रोकने के लिए कोर्ट गए, कोर्ट से पुनः फैसला आया कि नहीं, पूजन को हम नहीं रोक सकते क्योंकि पूजन आज से नहीं चल रहा है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा जो उनकी अपील थी उसको खारिज किया गया। मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि ये अपील करना ही उनका निरर्थक है। ये पहले से ही वहाँ व्यास जी की गद्दी जो है स्थापित है और उसमें वो लोग अपने इष्ट देवता की पूजा करते आ रहे हैं। ये किन्हीं कारणवश अशांति ना हो, और जब अयोध्या की घटना घटी उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा एक मौखिक आदेश से उस पर प्रतिबंध लगाया गया। इसमें कोई न्यायालय का आदेश नहीं था, शासनादेश जारी करके, और एक सामान्य जो अब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो प्राचीन काल से ही पूजा चली आ रही है, उसमें किसी मुस्लिम भाइयों को ऐतराज नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की 10 सीटों पर वोटिंग से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि वोटिंग के लिए सरकार विधायकों पर दबाव बना रही है। साथ ही पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले पर सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी देना नहीं चाहती है, इसीलिए सरकार खुद ही पेपर लीक करवाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस पेपर लीक में सरकार के लोग भी शामिल हैं। सरकार दबाव बना रही है, विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, और ये सरकार का तरीका है काम करने का। लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना, या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उसका दबाव बनाना, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। ये बात तो चुनाव की हो गई, लेकिन नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। पहले तो नौकरियां नहीं निकल रही यहाँ पर, और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे।
और अगर नौकरियां निकालती है सरकार तो सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। अगर पहली बार जब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए थे उसी समय कार्रवाई हो गई होती, आज तो डायलॉग चल रहे हैं, अखबारों में देखिए डायलॉग हैं, सरकार के डायलॉग हैं। अगर पहले दिन ही कार्रवाई हो गई होती तो नौजवानों को नौकरियां मिल गई होती, नौकरियों के ये पेपर लीक नहीं होते। 60 लाख के लगभग नौजवान इससे परेशान है। पुलिस भर्ती, आरओ और दूसरी वाली जो नौकरी निकली है उसके भी छात्र नौजवान चाहते हैं कि पर्चा दोबारा हो, री एग्जाम हो। आखिर सरकार कर क्या रही है? जब इतना इंतजाम करती है सरकार तब पेपर लीक हो रहा है। और फिर अपने से बचने के लिए कुछ भी नाम फ्लैश कर देना। छापने वाला कौन है, छापने वाले से लेकर के लाने वाला कौन है, किसकी सिक्योरिटी के अंदर पेपर्स लाए जाते हैं, एक प्रोसीजर, लेट डाउन प्रोसीजर है। क्या सरकार के लोग शामिल नहीं है उसमें? तो सीधा आरोप है कि सरकार के लोग ही शामिल है जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ है। सरकार पेपर छपवाती है, सरकारी पेपर लाती है, सरकारी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो कौन दे रहा है पेपर? ये तो सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए। तो इसके पीछे मंशा क्या होगी सरकार की? सरकार की नीयत ये है कि नौकरी नहीं देनी पड़े उन्हें। नौकरी देनी पड़ेगी तो उसके लिए उन्हें बजट देना पड़ेगा, बजट है नहीं तो नौकरियां निकालते हैं और नौकरियों के बहाने जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो भी सरकार इस्तेमाल कर रही है। कई सौ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ होगा। तो छात्र नौजवान जो गरीब है वो जमीन बेच करके या अपना किराए पर लेकर के, उधार लेकर के पैसा तब नौकरी के लिए आया है, फॉर्म भरा उसने। और सरकार ने कितनी नौकरियां दी होंगी अभी तक? और अग्निवीर जैसी व्यवस्था कौन स्वीकार करेगा? अग्निवीर कौन स्वीकार करेगा? जहाँ लाखों लाख नौजवानों को साल में नौकरी मिलती थी, उस नौकरी को क्यों रखा इन्होंने? टेम्पररी नौकरी क्यों रखी इन्होंने? इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।